चलिए आज मॉडर्न हिस्ट्री के उस पार्ट की चर्चा हम लोग करेंगे कि जो इतिहास में सर्वाधिक फेमस अध्याय माना जाता है 1857 का विद्रोह। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सामाजिक धार्मिक आंदोलन सांस्कृतिक आंदोलन के विषय में चर्चा किया था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो प्रमुख आंदोलन थे, ठीक है, अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, उनका क्षेत्रीय शक्तियों के साथ सामंजस्य, उनका कैसे स्थापित किया उन्होंने, किस तरीके से अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब उस मुकाम पर आते हैं जहां से एक राष्ट्रीय आंदोलन की उदय की पृष्ठभूमि तैयार होती है। ठीक है, तो हम लोग 1857 का विद्रोह कमीशन में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमीशन के द्वारा काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना बराबर बनी रहती है, इसलिए इस पोर्शन को बड़े अच्छे तरीके से आप दिमाग में रखिए। ठीक है, विद्रोह के विषय में सभी लोग वाकिफ हैं, सभी लोगों को पता है कि 1857 का विद्रोह। ठीक है, अब 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे? ठीक, विद्रोह का कारण, विद्रोह का विस्तार, ठीक, प्रारंभ होने के बाद विद्रोह कहाँ कहाँ फैला, किस जगह पर किन लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, और इसके साथ साथ विद्रोह का स्वरूप कैसा था और विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। ठीक है, इन प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग 1857 के विद्रोह की चर्चा करेंगे। है ना, 1857 के विद्रोह की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आते हैं पहली बात कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। कारण में दो पार्ट में इसको बांटा गया है, एक तात्कालिक कारण क्या थे और एक दीर्घकालिक कारण क्या थे। ठीक, जैसे 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है वो 10 मई 1857 से होती है। ठीक है, इसके पहले मंगल पांडे का विद्रोह होता है, लेकिन जो पहली बार एक प्रमुख एक रूप से सैनिकों की विद्रोह होती है वो 10 मई को शुरुआत होती है। ठीक है, तात्कालिक कारण इस विद्रोह का ये था कि उस समय सैनिकों में कारतूस के प्रयोग के लिए, इसके पहले ब्राउन बैश राइफल चलती थी, उसमें उसके द्वारा सैनिकों को दिया जाता था, और ब्राउन बैश के स्थान पर एनफील्ड राइफल प्रयोग में लाई गई, जिसमें जो कारतूस लगाई जाती थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों इस बात से नाराज थे। ठीक है, एक ये हो गया तात्कालिक कारण। ठीक है, ये तात्कालिक कारण हो गया। दीर्घकालिक कारण में हम आते हैं तो विद्रोह के जो मूल कारण थे वो कुछ और थे। ठीक, एक तो मूल कारण के बीच जो छिपे हैं वो उनके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक नीतियों में इसके मूल बीज छुपे हुए थे। ठीक है, तो पहला आप लोग हेडिंग डालिएगा कि 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि विद्रोह का पहले आप लिखिएगा कारण। कारण आपका एक तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, गाय और सुअर की चर्बी लगी कारतूस का प्रयोग, यह हो गया तात्कालिक कारण। ठीक है, दीर्घकालिक कारण में आप दीर्घकालिक कारण राजनीतिक, पहला पॉइंट क्या है, राजनीतिक, दूसरा सामाजिक,
तीसरा धार्मिक, चौथा आर्थिक। यह इसके राजनीतिक कारण थे जहां 1857 के विद्रोह के बीज छुपे हुए थे। ठीक है, देखिए उस समय 1856 में जो सैनिकों को राइफल दी जाती थी, उस राइफल का नाम था ब्राउन बैश। क्या नाम था? ब्राउन बैश। ठीक, यह राइफल पहले दी जाती थी, इसके स्थान पर रॉयल एनफील्ड फील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। इस राइफल में जो कारतूस लगाए जाते थे, उसमें कहा जाता था कारतूस को दांत से, उस पे प्रयोग करने से पहले उसको दांत से खींचना पड़ता था, और उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली होती थी। गाय से हिंदुओं को परहेज था और सूअर से मुसलमानों को परहेज था, इसलिए इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, या इसके तात्कालिक कारण में। ठीक है, लेकिन बस इतना ही समझिएगा। और इसके लिए एनफील्ड राइफल के प्रयोग के लिए आपके 3 जगह प्रशिक्षण स्थल बनाए गए थे। एक प्रशिक्षण स्थल आपका कलकत्ता के दमदम में, और दूसरा अंबाला में, और तीसरा आपका सियालकोट में। सियालकोट, यह 3 जगह इसके प्रशिक्षण के स्थल थे एनफील्ड राइफल के प्रयोग के। ठीक, लेकिन हम देखते हैं कि यह तो ये बात हुई जरूर, लेकिन इसके पीछे जो मूल कारण थे, उन कारणों की एक एक चीज की मैं विवेचना करता हूं। यहाँ पर दीर्घकालिक कारण, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तात्कालिक कारण में ब्राउन बैश राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग, उसमें गाय और शुगर की चर्बी मिश्रित कारतूस का प्रयोग, और उसका प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था? दमदम, अंबाला और सियालकोट, ये प्रशिक्षण स्थल थे। ठीक है, हम लोग को पता है कि 1757 में प्लासी की युद्ध के बाद औपनिवेशिक सत्ता का यहाँ पर जड़ जमाना उसने प्रारंभ किया, और 1757 से 1857 के बीच करीब 100 साल तक, ठीक है, औपनिवेशिक सत्ता की नीतियों ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया। ठीक है, और उससे उनकी जो शासन की नीतियां थी, उससे हमारे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम बातों पर कुठाराघात हुआ। ठीक है, तो इसकी जो है समय समय पर हमको विद्रोह के स्वरूप दिखाई देते थे समाज के अन्य वर्गों पे, जो इससे प्रभावित होता था। तो हमने देखा है, अभी हम उसकी चर्चा नहीं की है अन्य विद्रोह की, लेकिन आपको मैं बता दूं, इसके पहले छुटपुट विद्रोह होते रहते थे। वो जैसे जनजाति विद्रोह, दूसरा किसानों का विद्रोह, और कुछ विद्रोह क्या थे? सैन्य विद्रोह। यह विद्रोह 1857 से पहले विभिन्न समय पर हम लोगों को ऐतिहासिक रूप में इसका हम लोगों का जिक्र प्राप्त होता है, जनजातियों के द्वारा, किसानों के द्वारा और सैनिकों के द्वारा। ठीक है, अब चूंकि 1857 का विद्रोह सैनिकों के द्वारा शुरू हुआ था, इसलिए हम इसकी पूर्व पीठिका के रूप में सैन्य विद्रोह का थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि सैनिकों का जो एक विद्रोह में बक्सर का युद्ध हो रहा था, उस बक्सर के युद्ध में कुछ कंपनी की सेना में शामिल होने वाले सैनिक जो है, कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किए थे, जिसमें 24 से 25 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो यह विद्रोह, एक पहला सैनिक का विद्रोह कब हुआ था?
यह 1764 बक्सर युद्ध के दौरान, बक्सर का, ठीक। उसके बाद सैनिकों का दूसरा विद्रोह हुआ था 1806 में, ठीक। 1806 में, उसमें जॉर्ज बार्लो इसका गवर्नर जनरल था कंपनी का। यह विद्रोह हुआ था बेल्लोर में, बेल्लोर, ठीक। इस विद्रोह का मूल कारण था कि तत्कालीन जो उस समय बेल्लोर में जो सैनिक थे उनको दाढ़ी रखने, तिलक लगाने और पगड़ी पहनने पर मनाही कर दी गई थी, ठीक। इसलिए वहां के सैनिकों ने यह विद्रोह किया था, कहां के, बेल्लोर के, 1806 में, ठीक है। 1857 के विद्रोह के पहले यह विद्रोह आपका हुआ था। इसके बाद तीसरा जो सैन्य विद्रोह हुआ था वह विद्रोह हुआ था 1824 में, जब बर्मा का युद्ध, बर्मा का युद्ध, बर्मा का प्रथम युद्ध 1824 से लेकर 1826 तक चला था, ठीक है। तो यह विद्रोह 1824 में हुआ। क्यों हुआ था कि उस समय सैनिकों को बाहर भेजने के लिए जो भत्ता दिया जाता था वो भारतीय सैनिकों को नहीं प्राप्त होता था, ठीक है। इसलिए यह विद्रोह 1824 में हुआ था। सैनिकों का एक विद्रोह और आपका चौथा विद्रोह 1825 में असम के तोपखाने में हुआ था, असम के तोपखाने, ठीक है। इसके बाद 1844 सिंध अभियान के दौरान, सिंध अभियान के दौरान, ठीक, सैनिकों ने विद्रोह किया था, ठीक है। इसमें सिंध अभियान के दौरान 34वीं और 64वीं बटालियन के लोगों ने यह विद्रोह किया था। और फिर आपको 1849 और 1852 यहाँ पर भी सैनिकों के विद्रोह का उल्लेख हमको प्राप्त होता है, ठीक है। अब जरा देखिए 1857 का महाविद्रोह, सैन्य विद्रोह, उसके पहले हमारे क्रम से जरा देख लीजिएगा। 1764, 1806, 1824, 1825, 1849, ये विद्रोह हमारे सैन्य विद्रोह छोटे मोटे हो चुके थे, ठीक है। अब विद्रोह के कारण में जब हम आते हैं, पहला कारण हम देखते हैं कि जो दीर्घकालिक कारण में पहला कारण राजनीतिक कारण समझते हैं, राजनीतिक कारण, ठीक। इन कारणों में राजनीतिक कारण जरा देखिए। 1757 में कंपनी की शासन व्यवस्था स्थापित होने के बाद बंगाल में वो धीरे धीरे अपने क्षेत्रीय प्रसार में लग गए, अपने साम्राज्य विस्तार में लग गए। इस विस्तार के कारण उन्होंने कई हमारे यहाँ की जो राजनीतिक सत्ताएं थी उसको उन्होंने अपदस्थ किया, ठीक है, और अपने साम्राज्य में उसका विलय किया, ठीक। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कई शासक अपनी सत्ता खोना पड़ा, कई जमींदारों को उनकी नीतियों के कारण अपनी सत्ता खोना पड़ा। यह इसके प्रमुख कारणों में एक आता है, राजनीतिक कारण, ठीक है। हम जैसे देखते हैं कि वेलजली की सहायक संधि हुई, जिसमें हैदराबाद के साथ, अवध के साथ, मराठा के साथ, इसके बाद इन्होंने मराठा को अपने साम्राज्य में मिला लिया, फिर पंजाब का विलय अपने में कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता था, जिस सिद्धांत के बल पे डलहौजी ने कई रियासत को अपने साम्राज्य में शामिल किया था, ठीक है। वह भी एक प्रमुख कारण हमारे सामने उभर कर आता है। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक कारण में क्या है कि तत्कालीन रियासतों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय, अंग्रेजी साम्राज्य में
विलय। ठीक, इस विलय के तहत जो युद्ध के द्वारा विलय हुआ था वो युद्ध के द्वारा विलय और प्लस इनकी कुछ नीतियों के द्वारा जो विलय किया गया था उसकी चर्चा जरा देख लीजिएगा। युद्ध के द्वारा आपने देखा कि एक आपका पंजाब का विलय, ठीक, बर्मा का विलय, ठीक, सिंध का विलय, मराठा का विलय, ठीक, ये युद्धों के द्वारा इन्होंने अपने साम्राज्य में शामिल किया। इसके बाद डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, इस व्यक्तिगत सिद्धांत को क्या कहा जाता था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक, इस सिद्धांत के द्वारा इन्होंने प्रमुख रियासतों को भी अपने साम्राज्य में मिलाया। वह मिलाया कैसे? देखिए, सतारा, जयपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ठीक है, इन रियासतों को क्रम से, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है कि किस क्रम में डलहौजी ने इन रियासतों को अपने साम्राज्य में विलय किया। तो यह 1848 में, फिर 1849 में। देखिए, इसका विलय इन्होंने किया था 1848, फिर 1849, यह भी 1849, 1850, ठीक, और 1852, 1853, 1854। ठीक, इसका विलय इन्होंने किया था। इसका सूत्र क्या है? सजैस बौझाना, सजैस बौझाना, यह सूत्र इसका है। इस क्रम को याद जरूर रखिएगा, सजैस बौझाना। स से सतारा, जैसे जैतपुर, स से फिर संभल, फिर ब से बघाट, उ से उदयपुर, झा से झांसी और न से नागपुर। सबसे पहले व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा सतारा का विलय किया गया था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि डलहौजी ने कहा था कि गोद लेने के अधिकार को निषिद्ध किया था। उस समय जो राज्य का निर्माण हुआ था, राज्य के निर्माण को उसने 3 कैटेगरी में बांटा था। ठीक, एक कैटेगरी ऐसे थी कि जिसका निर्माण अंग्रेजी शासकों ने किया था, जिस राज्य का निर्माण अंग्रेजी शासकों ने किया था, वो कैटेगरी के जो राज्य थे। दूसरा ऐसे थे कि जो इनके आधिपत्य को मानते थे, और तीसरे ऐसे थे जो इनके आधिपत्य से स्वतंत्र राज्य थे। ठीक है, इन तीनों को गोद लेने की प्रथा के लिए एक नियम बनाया था। उसने कहा था कि जो राज्य अंग्रेजी साम्राज्य के द्वारा गठित किए गए थे या उनके द्वारा उनके शासनकाल के दौरान बने थे, उनको गोद लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी कि उस शासक की मृत्यु के उपरांत वह राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो जाएगा। ठीक है, एक ये था। दूसरा ये था कि जो इनके आधिपत्य को स्वीकार करते थे, ठीक, उनको गोद लेने से पहले अंग्रेजी शासकों की अनुमति आवश्यक थी। और तीसरा ऐसे थे जो इनके मतलब सीमा से स्वतंत्र थे, आधिपत्य को नहीं मानते थे, उनको गोद लेने का अधिकार था। तीनों ने क्या किया था
इन राज्यों का विलय सतारा, जयपुर, संभलपुर, इसको कर लीजिएगा, संभलपुर, जयपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, 1848, 1849, 1849, 1850, 1852, 1853, 1854, इन सबको इन्होंने गोद लेने के अधिकार से वंचित कर डलहौजी ने अपनी सीमा में शामिल कर लिया। ठीक है, अब ये नाराज थे। ठीक, इसके बाद आप जरा देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभिलाषा जी, हमने कहा कि बात मेरी स्पष्ट सुनाई दे रही है आपको? हेलो? अच्छा, वो बोर्ड भी ठीक दिख रहा है? ठीक, चलिए, इसको इन्होंने विलय किया। इसके बाद जरा देखिए, इसके बाद सजाइस बौझाना के बाद इन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर, ठीक है, क्या आरोप लगाया? उधर तो गोद लेने की प्रथा से इतने राज्यों का विलय किया, फिर कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप यह लगाकर इन्होंने अवध का विलय अपने साम्राज्य में कर लिया 1856 में। उस समय अवध का जो नवाब था वह वाजिद अली शाह था, वाजिद अली शाह। इन्होंने 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया, और इसके पहले इन्होंने कर्नाटक और तंजौर इनके शासकों की उपाधियों का अंत कर दिया था। जो उपाधि धारण करते थे, उपाधियों का अंत कर दिया था। ठीक है, कहाँ के? कर्नाटक और तंजौर के। कुशासन के आरोप से 1856 में अवध का विलय और कर्नाटक और तंजौर के शासकों की उपाधियों का अंत कर दिया था। ठीक है, और मुगल सम्राट को ये पहले से चेतावनी देते चले आ रहे थे। 1823 में अमहर्ष का जब शासनकाल था, उस समय भी ये कहते थे कि हम आपको बादशाह नहीं मानते, ठीक है, लेकिन एक आपकी थोड़ी इज्जत थी इसलिए हम आपको भी बादशाह स्वीकार करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से आपकी सत्ता को हम इनकार करते हैं। अमहर्ष के शासनकाल में ऑकलैंड में ने भी इसी तरीके से बात कही थी, और डलहौजी ने चेतावनी भी दे दी थी कि आप जो है बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में जाके शरण लेनी चाहिए, और बहादुर शाह जफर के बाद इसकी सत्ता को हम लोग समाप्त कर देंगे, मुगल बादशाह का पद समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने मुगल बादशाह को भी चेतावनी दी थी कि आप लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में जाकर शरण लें, वहां रहें। क्योंकि उस समय तात्कालिक जो जनता थी भाई उसका प्रतिनिधित्व तो मुगल बादशाह ही करता था, इसलिए इनके इस कारनामों से उस समय की जनता भी आक्रोशित थी। ठीक है, तो ये कारण हो गए। अभी तक आपने देखा कि युद्ध के द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा और अन्य आरोपों के द्वारा अपने साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया, और जो देसी रियासतें थी उसका विलय, या देसी जो शासक थे उसका विलय अपने साम्राज्य में इन्होंने कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो राजनीतिक कारण हो गए। प्रशासनिक कारण में हम आते हैं। प्रशासनिक कारण, ठीक, प्रशासनिक कारण में
अंग्रेज हमेशा भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति पर चलते रहे। ठीक है, वो अपने पहले सैन्य प्रशासन में सूबेदार से ऊंचे पद, ठीक है, सूबेदार से ऊंचा पद इनको प्रदान नहीं करते थे, सूबेदार पद से ऊंचा, ठीक, ये नहीं प्रदान करते थे। दूसरा, इनको उचित जो भत्ता था वो भत्ता इनको नहीं दिया जाता था, युद्ध के दौरान जो दिया जाने वाला भत्ता था। और तीसरा, समुद्र पारीय जो है, समुद्र पार जाने का भत्ता भी नहीं दिया जाता था, ठीक है। खान पान से लेकर उनकी पदोन्नत से लेकर उनके वेतन में हर जगह इनको भेदभाव का सामना करना पड़ता था। प्रशासन, न्याय के क्षेत्र में भी वो हमेशा उनकी न्याय व्यवस्था को मानने के लिए बाध्य रहते थे। कभी न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत अंग्रेज शासित नहीं होते थे, अंग्रेजों के ऊपर भारतीयों के द्वारा कभी न्याय प्रशासन नहीं किया जा सकता था। तो इस तरीके से हम प्रशासन के क्षेत्र में भी देखते हैं कि वहां भी भेदभाव प्रारंभ था। या तो प्रशासनिक कारण हो गया, इसके साथ साथ आपका जो आर्थिक कारण है उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर्थिक कारण में हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का इस तरीके से उसका प्रचलन किया कि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गई। ठीक है, पहली बात तो भारत को इन्होंने क्या किया, भारत को कच्चे माल का स्रोत के रूप में, कच्चे माल के स्रोत के रूप में और तथा इंग्लैंड में तैयार माल के बाजार के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ इंग्लैंड में तैयार माल के बाजार के रूप में, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो परंपरागत फसलें होती थी, गेहूं चावल इस सब का उत्पादन किया जाता था, उसके स्थान पे इन्होंने क्या किया, नकदी फसलों को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, और यहाँ से कच्चे माल के रूप में, चूंकि इंग्लैंड उस समय औद्योगिक क्रांति से गुजर रहा था, तो उसकी फैक्ट्रियों के लिए, उसकी उत्पादन केंद्रों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो भारत को ये कच्चे माल के रूप में उपयोग करना प्रारंभ किया। अब हम गेहूं चावल के स्थान पर कपास की, जूट की, नील की, अफीम की खेती करने लगे। वो हमको बाध्य करते थे खेती करने के लिए, और वहां से जो तैयार माल होता था फैक्ट्रियों में, वो भारत में आकर बेचे जाने के लिए एक बाजार का निर्माण किया गया। एक व्यवस्था ये हुई। इस व्यवस्था से हुआ क्या कि हमारे यहाँ के जो हस्तशिल्प उद्योग थे, ठीक है, हमारे यहाँ के जो कारीगर थे, हस्तशिल्पी थे, ये सब पूरी की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई। ठीक है, अब हमारा जो प्रमुख एक निर्यातक शक्ति के रूप में हम इसके पहले अपना स्थान रखते थे, वह पूरा का पूरा धराशायी हो गया। ठीक है, अब जो वहां से हस्तशिल्पी, ठीक है, जो हमारे प्रमुख उद्योग के लोग थे, जब उनका उद्योग का पतन हुआ तो वो क्या किए, गांव की तरफ पलायन किए। जब गांव की तरफ पलायन हुआ तो कृषि पर भार पड़ा, खेती पर भार पड़ा, और खेती जब भार हुई तो खेती के जो किसान थे वो उस समय उसका विभाजन, उप विभाजन दोनों प्रारंभ हुआ। ठीक है, और उसका जो उत्पादन है वो लगातार घटता चला गया। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव, एक तो हमारा बाजार नष्ट हुआ और दूसरे हमारे कृषक नष्ट हुए, हमारी खेती नष्ट हुई। ठीक, और इसके साथ साथ इनकी जो भू राजस्व नीति थी, चाहे वो अस्थाई बंदोबस्त की हो, चाहे वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की हो, चाहे वो महलवाड़ी बंदोबस्त की हो, उस सब में एक शोषण की प्रक्रिया सिर्फ थी।
ठीक है, उसमें कभी भी कृषक या खेती के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था। हमारे यहाँ जो जमीन अस्थाई बंदोबस्त के दौरान जो जमींदार तैयार हुए थे, ठीक है, उन जमींदारों में अधिकांश लोग शहरों में रहते थे और वो सिर्फ और सिर्फ कृषकों से लगान वसूल करने के लिए यहाँ आते थे। कृषि व्यवस्था पर ध्यान देना उनका कतई मकसद नहीं रहा। वो अधिक से अधिक भू राजस्व वसूल करने के पक्षधर रहे। इस तरीके से हम देखते हैं कि कृषक धीरे धीरे एक मकड़ जाल में फंसता चला गया। वो अनेक अन्य वर्ग जो उभर कर आते हैं, जिसमें सूदखोर रहते हैं, ठीक है, जिसमें बैंकिंग का कार्य करने वाले लोग रहते हैं, बिचौलिया रहते हैं, उनकी जाल में फंसता चला गया और भारी भरकम भू राजस्व व्यवस्था के कारण, ठीक है, उनकी स्थिति लगातार दयनीय होती गई और अंत में वो कृषक से मजदूर की ओर पलायन कर गए, मजदूर बनने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, इस व्यवस्था में भारत पूरी तरीके से जकड़ गया। उधर मेरी बाजार, ठीक है, मेरे उद्योग वो नष्ट हुए और वहां पर उद्योगीकरण हो रहा था और भारत में बी उद्योगीकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ठीक है, बी औद्योगिकरण की यहाँ पे प्रक्रिया चल रही थी। यहाँ उद्योग तो लग ही नहीं रहे थे, जो भारत के परंपरागत उद्योग थे वो भी नष्ट होने प्रारंभ हो गए थे। इस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में तब्दील हो चुकी थी। ठीक है, तो हम इससे तबाह हो चुके थे और भू राजस्व की उच्च दर ने भी हमारे यहाँ कृषक को तबाह कर दिया था। ठीक है, अच्छा एक चीज और जरा देखिएगा, आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत एक जमींदार वर्ग पैदा हुआ था। जमींदार, जब अस्थाई बंदोबस्त हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जमींदार वर्ग का उदय हुआ, नवीन जमींदार वर्ग का। ठीक है, इस जमींदार वर्ग ने पुराने जमींदार जो मुगल साम्राज्य के समय में प्रचलित थे उनको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो जो पुराने जमींदार थे वो नाराज थे। ठीक है, वो नाराज थे कि उनकी सत्ता चली गई थी। ठीक है, इसीलिए इस राजनीतिक जो ये 1857 का विद्रोह होता है, उस विद्रोह में जमींदार वर्गों ने भी भाग लिया था, जो जिनको अपनी जमीन, जिनको अपने क्षेत्र को खोना पड़ा था। ठीक है, ये मेरे आर्थिक कारण हो गए। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारण में हम देखते हैं कि अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने के बाद से ही, ठीक है, विभिन्न मसलों पर, समाज के मसलों पर समय समय पर अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया जाने लगा। ठीक है, आपको पता होगा कि 1829 में सती प्रथा का अंत, ठीक, का अंत। इसके बाद आपके शिशु वध प्रथा का अंत, प्रथा का अंत। फिर नर बलि प्रथा का अंत। ठीक, ये सब ऐसे मसले थे। इसके पहले ही आप 1856 में एक नियम पारित हुआ था, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856। नियम क्या था 1856 में? धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। इसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेगा उसके अपनी संपत्ति में उत्तराधिकार के रूप में उसे मान्यता प्रदान की जाएगी। ठीक, सरकारी संस्थाओं में, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उसे आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, नौकरियों में भी उसको विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। इस तरीके से 1856 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित किया गया। 1813 में एक अधिनियम, एक चार्टर एक्ट आया था 1813 का, जिसमें भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान कर दी गई थी यूरोपीय लोगों को। ठीक है, उस यूरोपीय लोगों के द्वारा भारत के लोगों को अधिकांशतः ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया जाता रहा
और 1856 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम के द्वारा इस बात की एकदम पुष्टि हो जाती है कि भारत के लोगों को अधिकांश मतलब लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना उनका मेन ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य था। ठीक है, एक मेल्सन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि भारत का विशाल साम्राज्य जो हमें प्राप्त हुआ है, ईश्वर ने हमें दिया है, उसमें एक छोर से दूसरे छोर तक ईसाई मत का प्रचार करने का मुख्य उद्देश्य था, जिससे हमको ईश्वर ने प्रदान किया। ठीक है, हम सभी लोगों का यह पुनीत कर्तव्य होता है कि भारत में ईसाई धर्म की पताका को लहराएं, उसके परचम को लहराएं, ये हम लोगों का पुनीत कर्तव्य है। यह अंग्रेजों के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट था। इस तरीके से हम देखते हैं तो धार्मिक रूप से वो ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का ये उन लोगों का ताना बाना बुना जा रहा था। इससे भारतीय जनता काफी आहत थी। उस समय के लोगों में जो सामाजिक और धार्मिक प्रथा विद्यमान थी, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप लोग कबूल नहीं करते थे। उनका मानना था कि हमारे धार्मिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में आपका हस्तक्षेप हमको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, और ईसाई अंग्रेजों ने इस चीज को कार्य किया। ठीक है, इसी वजह से अधिकांश जनता उनसे रुष्ट थी। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, इन तमाम नीतियों ने एक पृष्ठभूमि का निर्माण किया था, और उस पृष्ठभूमि में एक चिनगारी की जरूरत थी, और वो चिनगारी प्रदान करने का काम किसने किया था? तत्कालीन राइफल में प्रयोग होने वाले कारतूस। ठीक है, इस कारतूस के द्वारा हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे, क्योंकि उस समय जो सैनिक थे यूरोपीय कंपनियों में अधिकांशतः उच्च वर्ग के लोग शामिल थे। ठीक है, और उच्च वर्ग के लोगों में धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी, इसलिए उन लोगों ने इन कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। ठीक है, तो जब कभी पृष्ठभूमि के रूप में आए या प्रश्न ऐसा आए कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, तो उसमें आप राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक सभी कारणों का उल्लेख करिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई। इसके साथ मैंने आपको ये बताया कि युद्धों के द्वारा किन किन क्षेत्रों का विलय किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा किन किन रियासतों का विलय किया गया, ठीक, और कैसे कैसे और भी चीजों का उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप किया भारत। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। और सजाइश बौझाना, जो ये नियम मैंने दिया, जो ये फार्मूला है, इसको भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये पूछा गया है कि किस क्रम में डलहौजी ने इन रियासतों का विलय किया। ठीक है, अभी हम कारण आ गए। अब कारण के बाद आते हैं 1857 का विद्रोह कैसे शुरू हुआ। ठीक है, इसकी शुरुआत आपको 29 मार्च, एक डेट याद रखिएगा, 29 मार्च 1857, और एक डेट याद रखिएगा 8 अप्रैल 1857। ठीक है, ये दोनों डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 29 मार्च 1857 को बंगाल में मुर्शिदाबाद के पास में एक स्थान है ठीक, बैरकपुर में जो सैन्य छावनी थी, उस छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे मंगल पांडे। ये बलिया के रहने वाले थे, तत्कालीन उस समय जिला गाजीपुर था। ठीक है, इन्होंने इस कारतूस के विरुद्ध वहां विद्रोह किया, और विद्रोह करके वहां लेफ्टिनेंट बाग को और ह्यूशन को, ठीक है, इन दोनों की हत्या कर दी। बाग को इन्होंने चाकू मारा,
और ह्यूशन को गोली मारकर हत्या कर दी। कब की घटना है? 29 मार्च। ये डेट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डेट है, 1857 को। ठीक है। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। मंगल पांडे को क्या दिया गया? फांसी दे दी गई। ठीक। इन्होंने हत्या किसकी की थी? लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूशन, इन दोनों की हत्या कर दी। इनको चाकू मारा था और इनको गोली मारा। ठीक। और इसी के उसमें 18 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। ठीक है। इसके बाद विद्रोह की शुरुआत होती है और विद्रोह का एक डेट निश्चित किया गया था। वह डेट था 31 मई। वह डेट था 31 मई। ठीक। इन लोगों ने, कुछ सैनिकों ने, जिसमें सतारा के रहने वाले थे रणोजी बापू, ये सतारा के रहने वाले थे, और आपके कानपुर के थे तात्या टोपे। इन लोगों ने 31 मई को विद्रोह की डेट निश्चित की थी और काफी योजनाओं को गुप्त रखते हुए उसको सैन्य छावनी में अपनी योजनाओं को प्रसारित करने का काम किया था। ठीक है। इन दोनों ने डेट रखी और उस समय की जो सैन्य छावनी थी, ठीक, उसमें अपनी बातों को प्रसारित करने का कार्य किया। और इन्होंने 2 प्रतीक चुने थे। प्रतीक क्या था? एक था कमल और दूसरा था रोटी। इन दोनों प्रतीकों को, कमल को वो सैन्य छावनी में पहचाने का कार्य करते थे और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव को देता था और लोगों को ये बताता था कि आप लोग सतर्क रहे रोटी के लिए, यानी कि विद्रोह होने वाला है, आप लोग अपनी व्यवस्था को मजबूत बना लें। ठीक है। तो इस तरीके से 31 मई की डेट रखी गई थी, लेकिन उसके पहले ही 10 मई को, डेट याद रखिए इसको भी, 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और मेरठ में उस समय जो है 20वीं NI और 11वीं बटालियन, इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद कूच कर जाते हैं दिल्ली की तरफ। 10 मई को विद्रोह होता है और 11 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है। दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर को ये अपना नेता घोषित करते हैं। बहादुर शाह जफर को इसलिए नेता घोषित किया जाता है क्योंकि वह उस समय तत्कालीन बादशाह था और हिंदू और मुसलमान जनता कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से उससे जुड़ी हुई थी। ठीक है। लेकिन बहादुर शाह जफर की उम्र क्या होती है? 80 वर्ष। बहादुर शाह जफर 80 वर्ष का इनकी उम्र रहती है। इन्होंने इस नेता घोषित किया और तत्कालीन पूरे उत्तर भारत में इस विद्रोह की लहर दौड़ गई। ठीक है। तो समय समय पर कई स्थानों पर विद्रोह प्रारंभ हुए, जैसे इसके बाद अलीगढ़ में, उसके बाद इटावा, ठीक है, इटावा, मैनपुरी, ठीक, और फिर बुलंदशहर, इस सब स्थानों पर विद्रोह होता है। अलीगढ़ में तो 20 मई को और इटावा, मैनपुरी, बुलंदशहर में 23 मई को और 4 जून को लखनऊ
लखनऊ, 5 जून को कानपुर, ठीक। और जून में ही अन्य स्थानों पर विद्रोह होता है। वह विद्रोह आपका बरेली, शाहजहांपुर, आपका फैजाबाद, इलाहाबाद, ठीक। और फर्रुखाबाद, आप इसको नोट करिए, हम इधर लिखा दे रहे हैं। फर्रुखाबाद, मथुरा, आगरा, ठीक। और आपके बदायूं, और इधर आप आते हैं बिहार में आपका आरा, छपरा, पटना, ठीक। फिर इधर आजमगढ़, इस सब स्थानों पर विद्रोह हो जाता है। और फिर झांसी, ग्वालियर, ठीक, इन सब स्थानों पर विद्रोह प्रारंभ हो जाते हैं। विद्रोह का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बंगाल, ठीक है, बंगाल अछूता रहा। पंजाब का कुछ क्षेत्र जैसे फरीदपुर उसमें शामिल रहा। राजस्थान में भी राजपूताना करीब करीब अछूता रहा, कोटा को छोड़कर, ठीक है। और दक्षिण भारत में हम देखते हैं तो दक्षिण भारत करीब करीब इस विद्रोह से पूरी तरीके से अछूता रहा। वहां विद्रोह का फैलाव नहीं हो सका था। वहां से कोल्हापुर नामक स्थान पर विद्रोह की थोड़ी सी एक सैन्य टुकड़ी विद्रोह की थी, कोल्हापुर नामक स्थान पर। इसके साथ साथ उड़ीसा में हम देखते हैं, उड़ीसा में गंजाम और एक स्थान उड़ीसा में और है, वहां पर विद्रोह हमको दिखाई देता है। असम में हमको यह विद्रोह कुछ स्थान पर देखते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस विद्रोह का जो प्रसार हुआ, उस विद्रोह से दक्षिण भारत करीब करीब अछूता रहा, ठीक है। और उत्तर भारत में भी पूरी तरीके से विद्रोह फैल नहीं सका था, ठीक। अभी उसके कारण पे हम आएंगे कि क्यों ऐसा हुआ था, ठीक। यह विद्रोह जो है उत्तर भारत में ही रहा। और इस उत्तर भारत में विद्रोह के दौरान जो भाग लेने वाला वर्ग था, वो भाग लेने वाले वर्ग में अपदस्थ, ठीक है, अपदस्थ शासक, ठीक। दूसरा अपदस्थ जमींदार, तीसरा कृषक, ठीक। और सैनिक तो थे ही, इस विद्रोह में पढ़े लिखे वर्ग, ठीक, और व्यापारी तथा तत्कालीन शासक, ठीक है, तत्कालीन शासक इस विद्रोह में भाग नहीं लेते। उत्तर भारत में भी इस विद्रोह में भाग नहीं लेते। ये प्रश्न पूछा भी गया था कि तत्कालीन सामान्य जन में कौन कौन सा ऐसा वर्ग था जो विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो पढ़ा लिखा वर्ग इससे विमुख रहा, व्यापारी भी इससे विमुख रहा, तत्कालीन शासक इससे विमुख रहा। किसने भाग लिया था? तो भाग लिया था जिनकी सत्ता चली गई थी, ठीक है, वो जमींदार जिनको अपनी भूमि खोनी पड़ी थी, वह कृषक जो अपनी जमीन जिनको खोनी पड़ी थी, इन लोगों ने इस विद्रोह में भाग लिया था और सैनिकों के द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो आपको मैंने इसके एरिया के विषय में चर्चा कर ली, ठीक, और इस विद्रोह में शामिल होने वाले प्रमुख वर्गों के विषय में हमने बात कर ली, ठीक है। अब आप एक चार्ट बना लीजिए। इस चार्ट के द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई, उस विद्रोह का नेतृत्व
किन लोगों ने किया और उस विद्रोह का दमन किन अंग्रेज सेनापतियों ने किया। ठीक है, तो आप एक चार्ट ड्रॉ करिएगा। पहला स्थान लिखिएगा, ठीक, पहला है स्थान, ठीक, और उसके बाद समय, ठीक, और विद्रोह का विद्रोही नेतृत्व, ठीक, और फिर दमन करता, ठीक है। अब इस चार्ट को देखिएगा। पहला आपका जो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में इन्होंने 11 मई 1857 को 57 को, ठीक है, वहां पर बहादुर शाह जफर और बख्त खां, ठीक है, जफर बख्त, ठीक, इनको बख्त खां भी कहा जाता था। इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था और इस विद्रोह को दबाने का काम किया था निकलसन और हडसन ने। ठीक है, और यह सितंबर 1857 में दबा दिया गया था, 1857, ठीक है। उसके बाद प्रमुख रूप से दूसरा आप देखिएगा लखनऊ, यह 4 जून 57 को, ठीक। लखनऊ में जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल और इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिश कादिर को शासक घोषित किया था। ठीक है, और इस विद्रोह को दबाने में आपको हैवलॉक और कैंपबेल इन दोनों का योगदान रहा, ठीक है। इसके बाद आपके कानपुर का विद्रोह 5 जून 57 को शुरू हुआ था, ठीक है, और कानपुर के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो नाना साहब और तात्या टोपे, ठीक है। और इसमें एक जी बताएं, कुछ कह रही थी? चलिए, कानपुर के विद्रोह को नाना साहब और तात्या टोपे और एक नर्तकी थी, नर्तकी का नाम था अजीजन, ठीक है, एक कोठे पर नाचने वाली लड़की थी ये अजीजन। इसने भी सैनिक के वेश में इस विद्रोही अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया था और इस विद्रोह को दबाने का कार्य भी यहाँ पर कैंपबेल ने किया था, ठीक है। इसके बाद आपके कानपुर के बाद हम आते हैं झांसी, आप आ जाइए फैजाबाद, ठीक। फैजाबाद में भी जून 57 में ही हुआ और अहमदुल्लाह
इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था और इस फैजाबाद में इस विद्रोह को दबाने का कार्य किया था रेनॉल्ड और विंसेंट आयर, बरेली का। और अभी थोड़ा सा इसको मिस कर रहा हूँ मैं। वैसे रेनॉल्ड ने, विंसेंट आयर ने जगदीशपुर का विद्रोह दबाया था और विलियम टेलर और रेनॉल्ड, ठीक है, रेनॉल्ड ने दबाया था, ठीक है, रेनॉल्ड ने इस विद्रोह को दबाया था। अहमदुल्ला से उस समय अंग्रेज इतना परेशान थे कि इनके ऊपर 50,000 की इनाम घोषित किया गया था। 50,000। ये पूछा गया है वो कौन सा विद्रोही नेता था जिसपे अंग्रेजों ने इनाम घोषित किया था, तो वो थे अहमदुल्ला, ठीक है। इन्होंने फैजाबाद के साथ साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? अहमदुल्ला ने, ठीक है। इसको आप नोट कर ले, फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। दिल्ली 11 मई 1857, बहादुर शाह जफर वक्त, निकलसन और हडसन ने इसको दबाया था। लखनऊ में 4 जून 57 को बेगम हजरत महल और वर्जिस कादिर ने नेतृत्व किया था। हैवलॉक और कैंपबेल ने इसको दबाया था। कानपुर में 5 जून 57 को नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। अजीजन बाई भी इसके साथ थी। कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था। इसके बाद फैजाबाद में जून 57 में अहमदुल्ला ने किया था, रेनॉल्ड ने दबाया था। शाहजहांपुर में भी अहमदुल्ला के द्वारा विद्रोह किया गया था। आगे आ जाते हैं लखनऊ के बाद, इसमें बाद अब इलाहाबाद। इलाहाबाद जून 57, ठीक। यहाँ पर लियाकत अली इन्होंने विद्रोह को अपना नेतृत्व दिया था और इसको कर्नल नील ने से दबाया था। फिर झांसी ग्वालियर, ठीक। यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत किया, ये भी जून में, ये 58 में हुआ था, ठीक। इस विद्रोह की शुरुआत की थी काले खाने। फिर यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ठीक है, और ह्यूरोज ने यहाँ के विद्रोह को दबाया था। इसके बाद एक आपका आ जाएगा आरा का जो विद्रोह हुआ था जून 57 में, और जगदीशपुर इसको कहा जाता था, जगदीशपुर, ठीक है। इस विद्रोह को आपके
अमर सिंह और उनके भाई का नाम था इसको लिखिएगा अमर सिंह, अमर, और एक नाम और अभी हम बताते हैं, और विलियम टेलर ने, विलियम टेलर ने इस विद्रोह को दबाने का कार्य किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समय समय पर ये कहाँ कहाँ ये विद्रोह हुआ, उसके प्रमुख नेता कौन थे और इस विद्रोह को दबाने का कार्य किसने किया था। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण इसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए कि जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, जब यहाँ के विद्रोह को हीरोज के द्वारा दबाया गया और यहाँ पर लक्ष्मीबाई की जब मृत्यु होती है, ठीक है, तो हीरोज का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट सामने आता है। उस स्टेटमेंट में कहते हैं हीरोज कि विद्रोही नेताओं में यहाँ सोई हुई महिला अकेली मर्द थी। ठीक है, विद्रोही नेताओं में यह सोई हुई महिला, जहां उनकी समाधि थी, सोई हुई महिला अकेली मर्द थी, अकेली मर्द। इस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने इसके दांत खट्टे किए थे। ठीक है, कि वो परेशान हो गए थे और इसकी वीरता से प्रभावित होकर हीरोज ने यह स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, कि यह सोई हुई महिला, इस समाज में सोई हुई महिला अकेली मर्द थी। ठीक है, इसके बाद एक स्टेटमेंट आपका ये है और दूसरा स्टेटमेंट है कि इस विद्रोह में अजीजन बाई, जो कि नर्तकी के रूप में थी, नाम क्या था, अजीजन बाई। ठीक, अजीजन बाई। और यह कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे का साथ दिया था, तात्या टोपे का साथ दिया था। देखिए, नाना साहब जब परेशान होते हैं, पहले तो अंग्रेजों का कत्ल करते हैं और बहुत से अंग्रेज मारे जाते हैं नाना साहब के द्वारा, लेकिन जब इन पर दबाव बढ़ता है तो नाना साहब नेपाल चले जाते हैं। कहाँ? नेपाल चले जाते हैं और जहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है नेपाल में। और तात्या टोपे भी नेपाल जाते हैं, यह भी नेपाल जाते हैं, लेकिन इनके मित्र थे मान सिंह। इनके विश्वासघात के कारण जो है तात्या टोपे पकड़े जाते हैं और फिर इनको फांसी की सजा दी जाती है, फांसी की सजा। ठीक है, यह फांसी की सजा अप्रैल 1859 में दी जाती है और यह 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना होती है। ठीक है, इसके बाद विद्रोह का नामो निशान नहीं रहता। ठीक है, और बेगम हजरत महल, जो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल, इनको महक परी के रूप में जाना जाता था, महक परी कहा जाता था। ठीक, और बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिश कादिर को शासक घोषित कर यह लखनऊ में नेतृत्व संभाला था और यह भी नेपाल चली जाती हैं, नेपाल भाग जाती हैं और जहां इनकी मृत्यु हो जाती है। तो नेपाल जाने वालों में कौन कौन से थे? नाना साहब थे, तात्या टोपे थे और बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नाना साहब तो नेपाल में गए, उनकी मृत्यु हो जाती है और बेगम तात्या टोपे को उनके दोस्त मान सिंह, जो मित्र ने विश्वासघात किया, और वह पकड़े जाते हैं और फांसी की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, तो आज हम जो है 1857 के विद्रोह का बस यहीं तक हम देखते हैं। कल हम इसके स्वरूप के विषय में, इसके परिणाम के विषय में, इसकी अन्य बातों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर
फिर से बता दीजिए सर। जी 1 मिनट बताएं, क्या कह रही हैं? सर बेगम हजरत महल सर नेपाल गए, उसके बाद इनका क्या हुआ था? ये इनकी भी वहां पे मृत्यु हो जाती है, नेपाल में भी। ठीक है। और बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर कल हम जो है इसके स्वरूप के विषय में, इसके परिणाम के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।